हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ बाल विकास से, जो आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना इवैल्यूएशन करना है, कितने क्वेश्चन आप सही करते हो। क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कॉमेंट में देना है। तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। देखिए, आपको नेगेटिव में बताना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपसे नेगेटिव में पूछा गया है या पॉजिटिव में पूछा गया है। ओके, तो इसमें नहीं में पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए। अध्यापकों में उनके शिक्षण के प्रति उदासीन, बौद्धिक क्षेत्र में उनका पिछड़ापन, गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण, या अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना। देखिए, अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या आपको पता है, कई बार इस तरह के बच्चों में है ना, टीचर जो क्या करते हैं उनके प्रति उदासीन रवैया अपनाते हैं, उनके प्रति उनका बिहेवियर सही नहीं होता है ना। तो आपने भी मोस्टली स्कूलों में देखा होगा, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, मोस्टली मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि सारे टीचर्स एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स में ये मतलब वो रखते हैं इस तरह के बच्चों के प्रति उदासीन रवैया। तो ये तो जो है समस्या है। और बौद्धिक क्षेत्रों में उनका पिछड़ापन, देखिए ये ना इंटेलेक्चुअल पिछड़ जाते हैं, तो ये भी एक समस्या होती है। गरीबी से घिरा उनका पारिवारिक वातावरण, देखिए गरीब ये होते हैं, बैकग्राउंड इनका जो है बिल्कुल पुअर होते हैं ये, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है। अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना, ये बिल्कुल गलत है डियर, क्योंकि इनके बीच में शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार नहीं होता है, ना ही इतनी इनको एजुकेशन के बारे में पता होता है। तो इनको मतलब कम नॉलेज होती है कि आपको एजुकेशन क्यों लेनी चाहिए, है ना, क्या उसका बेनिफिट्स है। तो शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार होना ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें नहीं में पूछा था कि अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है, तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाता है, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बार प्लीज़ वीडियो को डियर लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। देखिए, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है ना, तो बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चा थिंक करेगा, तो उसके साथ जो है किसकी प्रधानता बढ़ती है, तर्क की, सामान्यीकरण की, आत्मकेंद्रीकरण की, या जीववाद की। तो यहाँ आप अपना आंसर लगा लीजिए। और हमने जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए डियर, जैसा बच्चा बड़ा होता है, जैसे बच्चा छोटा होता है उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसके बाद बड़ा होता है ना, तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है ना, तो उसमें तर्क की प्रधानता बढ़ती है, बच्चा आर्गूमेंट करने लगता है ना। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, जिस तरह से वो थिंक करेगा, तो वो उसकी तर्क वितर्क की जो प्रधानता है वो बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ आंसर सही हो जाता है, फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। नेगेटिव में बताना है कि जो बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करता है, तो वो फैक्टर हमें बताना है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, द्विभाषावाद, अच्छा स्वास्थ्य, या बुद्धि। तो आप सभी को पता है, अगर एक बच्चा सोशली या इकोनॉमिकली उसकी कंडीशन सही नहीं है, तो ये तो प्रभाव करेगा, है ना, ये तो इफ़ेक्ट डालेगा, है ना। उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है या उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, तो ये तो इफ़ेक्ट करेगा। या बायलिंगुअल मतलब द्विभाषावाद, जो मतलब एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, है ना, वो द्विभाषी होते हैं, तो ये भी इफ़ेक्ट करता है बच्चे के भाषा विकास को। और बच्चे की बुद्धि, है ना, कम बुद्धि वाला बच्चा है या मतलब जो हाई इंटेलिजेंस वाला बच्चा है, तो ये भी एक इफ़ेक्ट करता है। लेकिन अच्छा स्वास्थ्य जो है ये भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, थर्ड आंसर। ओके डियर। अगला क्वेश्चन जो है, प्रेरणा के संबंध में मतलब मोटिवेशन के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आप सभी को पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या होगा, हेनरी मरे,
स्किनर, मैस्लो या गोल्डस्टीन? तो आपको पता होना चाहिए डियर। देखिए इसमें ना काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एक तो आवश्यकता का सिद्धांत दिया गया था और एक दिया गया था आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसमें इस तरह से इसमें बताया गया था। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन में पूछा जाता है कि प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है मैस्लो ने। लेकिन यहाँ पर आवश्यकता का सिद्धांत पूछा गया है तो ये हेनरी मरे ने दिया है, और ये इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो मैस्लो के पदानुक्रमिक सिद्धांत के बेस पर दिया था। ठीक है डियर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पदानुक्रमिक सिद्धांत पूछा जाता है तो वो है मैस्लो, अगर आवश्यकता का सिद्धांत पूछा जाता है तो वो है हेनरी मरे। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पर हमारा सही है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर ने, रॉबर्ट ने, जीन पियाजे ने या वाइगोत्स्की ने? तो देखिए निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड डिस्कवर, तो ये किसने दिया था? देखिए निर्माण एवं खोज का सिद्धांत में क्या कहते हैं कि बच्चे जो हैं अपने आसपास की जो इन्वायरमेंट है, आसपास की जो वस्तुएं हैं उनके जानने, उनकी खोज करने में, उनको जानने में वो ज़्यादा प्रयत्न करते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, और वो बच्चे जो हैं उन व्यवहारों को, मतलब जो आसपास व्यवहार घटित होता है या जो भी विचार हैं उनकी वो टाइम टाइम पर जो है खोज करते हैं और वो निर्माण करते हैं। ठीक है डियर, जिन व्यवहारों और विचारों को उन्होंने कभी पहले जो है डायरेक्टली नहीं किया है। क्लियर, तो ये आपको बताना है। तो निर्माण एवं खोज का सिद्धांत ये दिया है जीन पियाजे ने। ओके, और जीन पियाजे जो थे ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने खुद स्वयं के बच्चों पर जो है ना अपनी खोज का इन्होंने जो है एक टारगेट लिया था, इन्होंने खुद के बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ब्रिजेस, वॉटसन, पियाजे या स्किनर। तो यहाँ आंसर सही हो जाता है डियर, विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया है ब्रिजेस ने। क्लियर, तो फर्स्ट आंसर हमारा सही है। और एक बार फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें वीडियो को। अगला है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता? नेगेटिव में आपको बताना है CCE, है ना, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, तो नहीं किया जाता। नेगेटिव में बताना है इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। यह मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो देखिए जब बच्चों का हम इवैल्यूएशन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, है ना, सतत मूल्यांकन करते हैं और व्यापक तरीके पर हम करते हैं, तो देखिए इसमें परीक्षा परिणामों का जो विश्लेषण है, हम जो भी परीक्षा लेते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है उसका जो हम एनालाइज करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं उसको, तो हम साइंटिफिकली करते हैं ना, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। ये तो बिल्कुल सही हो गया, है ना। और बच्चों पर पड़ने वाला जो भी प्रेशर है उसको कम करना, ये भी सही है। और मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाया जाता है, मतलब कि मूल्यांकन जो है एक नियमित तरीके से हो, है ना, और व्यापक तरीके से हो, मतलब हर पक्ष का इसमें इवैल्यूएशन हो। ठीक है, तो तीनों तो ऑप्शन ये हमें कार्य करने चाहिए, लेकिन इसमें पूछा कि जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हम उनके प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण ये हम उनको नहीं कर सकते, ये हम उनको नहीं बता सकते। ठीक है, ये कार्य हम नहीं करेंगे। क्लियर डियर, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है सेकंड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारना चाहिए? ऑप्शन है छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकारों को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को, या छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दों को।
देखिए, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि एक अध्यापक को अपनी कक्षा में इनमें से कौन से कथन को जो है इस तथ्य को नकारना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि अगर एक टीचर बच्चों में पार्शलिटी ना करे, लड़के और लड़कियों में पार्शलिटी ना करे, तो वो एक गुड टीचर होता है ना। तो छात्र छात्राओं के मध्य जो लैंगिक भेदभाव है, जेंडर के बेस पर जो है, उस बेस को ख़त्म करना चाहिए, है ना, उस डिफरेंस को ख़त्म करना चाहिए एक टीचर को। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता, शारीरिक विकास, विद्यालय की बनावट या इनमें से कोई नहीं। तो लर्नर्स के लिए जो अधिगम का मुख्य आधार होता है, तो आप सभी को पता है एक लर्नर जो है कब सीखेगा, जब वो सीखने के लायक होगा, या मतलब हम कह सकते हैं एक मैच्योरिटी उसमें होगी, है ना, परिपक्वता, है ना। तो अधिगमकर्ता हेतु अधिगम का जो मुख्य आधार होता है वो होता है परिपक्वता, मैच्योरिटी। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सृजनशील बालक का लक्षण है लचीलेपन की कमी, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग न होना या गत्यात्मकता का अभाव। तो एक क्रिएटिव बच्चा जो होता है ना, तो देखिए ये तो समस्या है ना, समस्या के प्रति सजग न होना ये तो लक्षण नहीं है, और गत्यात्मकता का अभाव ये भी क्रिएटिव बच्चे का लक्षण नहीं है। लचीलेपन की अगर उसमें कमी होगी तो ये भी लक्षण नहीं है, बल्कि उसमें जिज्ञासा होगी, हर चीज़ के बारे में जानने के लिए वो उत्सुक होता है, क्यूरियोसिटी उसमें ज़्यादा होती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रश्न पूछता है बच्चा, है ना। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है हमारा सेकंड आंसर, जिज्ञासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? 90% से 100% के बीच, 56% से 74% के बीच, 75% से 89% के बीच, या 35% से 55% के बीच। तो आपको पता है आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या करते हैं, उसमें ग्रेड दिए जाते हैं, है ना, ग्रेड उनमें दिए जाते हैं A+, A, B+B ऐसे, है ना। तो ग्रेड दिए जाते हैं, तो जो बच्चे 90% से 100% के बीच में स्कोर करते हैं तो उनको सर्वोत्कृष्ट या A+ ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाता है फर्स्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है, सृजनशील बालकों को शिक्षित किया जाता है, सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है, या मूक बधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। देखिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी का समावेश करना, चाहे बच्चे प्रतिभाशाली हो, मंदबुद्धि हो, सृजनशील बालक हो, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनको हमें मुख्य धारा से जोड़ना और उनको समान अवसर उनको देना, है ना। तो उसमें चाहे वो प्रतिभाशाली हो, सृजनशील हो, या अधिगम अक्षम बच्चे हों या नॉर्मल बच्चे हों, तो दोनों प्रकार के बच्चों को जो है इसमें शिक्षित किया जाता है। सभी का समावेश करके बच्चों को सेम शिक्षा जो है प्रोवाइड कराई जाती है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि हम किसी को भी वंचित नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है थर्ड आंसर। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे पियाजे, कोहलबर्ग, जॉन डीवी या वाइगोत्स्की। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में जो मानते थे, ये मानते थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी जो थे ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, और इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में इन्होंने बताया था। और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा मतलब इस तरह से है कि ये नहीं है कि हमें शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चों की शक्तियों का विकास करना है, बल्कि उनको इंडिविजुअली डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंडिविजुअली बच्चे हर तरीके से उनमें डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके अंतर को ध्यान में रखकर उनके उद्देश्यों को पूरा करना है। और प्रगतिशील शिक्षा में जैसे प्रोजेक्ट मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड
तो इस तरह की जो शिक्षण पद्धतियां हैं उनको यूज़ करना है ताकि बच्चों का ब्रेन डेवलप हो, इंटेलिजेंस वो मतलब उनकी हाई हो। ठीक है, तो ये था कि बच्चे जो हैं प्रोग्रेस कर सके, इसी वजह से प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है ये जॉन डेवी ने यहाँ पर रखी थी। ठीक है डियर, इसमें बच्चों के डिफरेंट इंटरेस्ट को, उनकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रोवाइड करानी थी और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना था। ठीक है डियर, तो यहाँ पर आंसर हमारा सही हो जाता है थर्ड आंसर जॉन डेवी। और इन्होंने बताया था कि प्रगतिशील शिक्षा में 2 तत्वों को इम्पोर्टेंट माना गया है, वो है रुचि और प्रयास। ये भी काफ़ी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इसके 2 फैक्टर कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो डेवी ने बताया था रुचि और प्रयास। क्लियर, तो आंसर यहाँ पर थर्ड हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है। देखिए मानसिक विकास की अवस्था हमें बतानी है, तो इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने बताया था। ओके, तो संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ये सभी। तो जीन पियाजे जो थे है ना, वो स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, खुद के बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो मानसिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, वैसे इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी संज्ञानात्मक विकास की, लेकिन मानसिक विकास की यहाँ पर बात है तो जो है सेंसरी मोटर स्टेज जो जन्म से 2 वर्ष तक है। ठीक है, फिर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सेकंड स्टेज है जो 2 से 7 वर्ष तक की है। फिर है मूर्त जो 7 से 11 वर्ष की है। तो तीनों ही जो स्टेजेस हैं ये मानसिक विकास की अवस्था है। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाता है फोर्थ आंसर ये सभी। ठीक है डियर, तो ये सभी जो है हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बालक जो यहाँ फिल करना है से ग्रसित है, गणित अवधारणाओं को स्पष्ट समझ नहीं पाता है। डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेजिया या डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर आपको अभी बताना है। तो वो बालक जो किससे ग्रसित है, तो यहाँ पर गणित अवधारणाओं को, मतलब बच्चे जो हैं प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लिकेशन में, इनमें सिंबल में कंफ्यूज हो जाता है, उसको नहीं पता चलता, तो वो बच्चा डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित है। तो यहाँ आंसर हमारा सही होगा फर्स्ट आंसर। तो यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आज का जो क्विज़ का क्वेश्चन है डियर, मैं एक बार यहाँ थोड़ा लिख देती हूँ। ठीक है, तो आज का जो क्विज़ का क्वेश्चन है, क्विज़ क्वेश्चन, तो आपको आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है, तो आपको बताना है, देखिए सर्व शिक्षा अभियान जो है, ठीक है, SSA सर्व शिक्षा अभियान जो है आप सभी को पता है ना, ये जो है भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको बताना है कि ये कब शुरू किया गया है, और इसका एक नारा भी था, इस अभियान के दौरान एक नारा था, वो आपको बताना है। SSA सर्व शिक्षा अभियान का नारा क्या है और ये कब शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।